वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न अकाउंटिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न अकाउंटिंग में। आज से हम इस चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग एमसीक्यूज़ की सीरीज़। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ये सीरीज़ चैप्टर वाइज होगी और हम इसमें सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें है बुक कीपिंग और जो फर्स्ट यूनिट है हमारी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बुक कीपिंग बुक कीपिंग क्या है? ऑप्शन ए एन आर्ट, बी है ए साइंस विज्ञान है, ऑप्शन सी है बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, या कला और विज्ञान दोनों है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, बुक कीपिंग आर्ट और साइंस दोनों है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डैश इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप पूछ रहा है। लास्ट स्टेप क्या है अकाउंटिंग प्रोसेस का? ऑप्शन नंबर ए है रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटा को रिकॉर्ड करना, या फिर ऑप्शन बी है प्रिपरेशन ऑफ समरीज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में समरी तैयार करना, या ऑप्शन सी है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, ऑप्शन डी है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए आपको अकाउंटिंग प्रोसेस के सारे स्टेप बता देते हैं। जो पहला स्टेप होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का वो होता है, इसको हम आई से भी डिनोट कर सकते हैं, क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। पहला स्टेप होता है हमारा जो भी बिजनेस से रिलेटेड हमारी ट्रांजैक्शन है उनको आइडेंटिफाई करना, क्या ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या नहीं है। हो सकता है कि जो बिजनेस ओनर है वो अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन भी दे रहा है, लेकिन हमें वही ट्रांजैक्शन शो करनी होती है जो बिजनेस से रिलेटेड है। और सेकेंड स्टेप क्या होता है? तो एम से भी इसका याद करने की ट्रिक होती है, कॉस्ट कोड होता है एम। सेकेंड जो स्टेप है इसका वो हम है मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। हम ऐसी ट्रांजैक्शन को इसमें इंक्लूड करते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनका हम मेजरमेंट मनी की टर्म्स में कर सकते हैं। हमारा जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या नहीं। फिर उसके बाद सेकेंड जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है? हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी की टर्म्स में होते हैं। और तीसरा स्टेप है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग करते हैं। फिर चौथा स्टेप होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, जो हम रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ ट्रांजैक्शन जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को क्या कहते हैं? जर्नल। ठीक है, और जो क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे जर्नल में हमारी जो हम रिकॉर्ड करते हैं इसमें हम परचेज भी होगी, हमारी सेल भी होगी, एक्सपेंसेज होंगे, कई प्रकार की हमारे रिकॉर्ड्स होंगे या ट्रांजैक्शंस होंगी, उनको अलग अलग क्लासीफाई करना। तो हम एक किस बुक में करते हैं, उसको कहते हैं लेजर। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा पांचवा स्टेप होता है वो होता है जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं समराइजेशन। ठीक है, समराइजिंग। ठीक है,
उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है वो होता है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, सी से कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। हम सबसे पहले बिजनेस की ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद एम से क्या होता है हमारा मेजर, सेकेंड स्टेप क्या होता है, ये पहला होगा, ऐसे चलेगा ये। ठीक है, जो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, सेकेंड स्टेप है मेजरमेंट इन द टर्म्स ऑफ मनी, तीसरा स्टेप है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं जिस बुक्स में उसको क्या कहते हैं, जर्नल। ठीक है, उसके बाद क्या आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, तो क्लासिफिकेशन किस में कहते हैं, लेजर में। उसके बाद जो पांचवा स्टेप होता है क्या होता है, वो होता है समराइजिंग। ठीक है, समराइज करते हैं। फिर क्या होता है अगला स्टेप, वो होता है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जो ये समरी बनी है इसका एनालाइज करना। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। और एक ये भी बता दो, ये जो चारों स्टेप हैं, ठीक है, ये आते हैं, इसको इन चारों स्टेप को क्या कहते हैं हम, बुक कीपिंग। यही क्या कहलाती है, बुक कीपिंग। और जब हम सातों स्टेप को मिला देंगे तो ये क्या कहलाती है, अकाउंटिंग। ठीक है, तो हम क्वेश्चन थर्ड की देखते हैं। द पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश फॉर गुड्स परचेज और सर्विसेज रिसीव्ड इज कॉल्ड। क्वेश्चन का मतलब है कि ये हमारा बिजनेस है। ठीक है, हमारे बिजनेस से कोई बंदा आया, वो सामान को परचेज करके ले गया। ठीक है, हमसे सामान खरीद के ले गया, लेकिन उसने क्या नहीं दिया, कह रहा है पे प्राइस फॉर कैश, पे प्राइस इन कैश, हमको कैश नहीं दे गया, लेकिन कहने का मतलब कि वो हमसे उधार सामान ले गया। बंदा जो है वो हमसे सामान जो है वो उधार ले गया, तो वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर, प्रोप्राइटर, डेटर और नन ऑफ दीज। तो क्या होता है ये, तो क्या कहते हैं, डेटर। और क्रेडिटर क्या होता है, जब हम किसी से परचेज करते हैं गुड्स और हम उसको पे नहीं किया है हमने अभी, तो हम उसके लिए क्या है, हमारे लिए वो क्या हुआ, क्रेडिटर, हमने उसे पैसे देने हैं। प्रोपराइटर क्या होता है, ये होते हैं टाइप्स ऑफ ओनरशिप, टाइप्स ऑफ ओनरशिप। ठीक है, इसमें क्या होता है प्रोपराइटर, प्रोपराइटर क्या होता है, जब किसी बिजनेस का केवल सिंगल ओनर होता है तो वो बिजनेस का क्या कहलाता है, प्रोपराइटर। ऐसी बहुत सारी टाइप की ओनरशिप होती हैं, प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बहुत टाइप की ओनरशिप होती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स वाले चैप्टर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, यूज ऑफ ए कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। मेजरमेंट की कॉमन यूनिट और रिपोर्टिंग का कॉमन फॉर्मेट क्या प्रमोट करता है। ऑप्शन ए है कंपेरेबिलिटी, ऑप्शन बी है अंडरस्टैंडेबिलिटी, ऑप्शन सी है रिलीवेंस और ऑप्शन डी है रिलायबिलिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या प्रमोट करता है, कंपेरेबिलिटी। जो ये चारों हैं हमारे, ये क्या है हमारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम एरर और बायस, और या कह सकते हैं फेथफुल। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी जो रिपोर्ट अकाउंटिंग होगी वो फ्री फ्रॉम एरर, उसमें एरर नहीं होनी चाहिए और बाइस्ड नहीं होना चाहिए और उसमें
फेथफुल होनी चाहिए। रिलीवेंस क्या होता है? रिलीवेंस का मतलब होता है अवेलेबल इन टाइम। रिलीवेंस का मतलब टाइम में अवेलेबल हो जाना चाहिए, और ऐसा नहीं कि हमें आज की रिपोर्ट की ज़रूरत है, हमें 3 दिन बाद मिल लिया, ठीक है। ऑप्शन बी है अंडरस्टैंडेबिलिटी। इसका मतलब रिपोर्ट क्लियर होनी चाहिए, क्लियर टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए का मतलब है कंपेरेबिलिटी, का मतलब कंपेयर करने में इजी हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस और फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रोपराइटर है या ओनर है, जो बिजनेस में जो गुड्स या कैश जो इन्वेस्ट करता है, तो वो बिजनेस के लिए क्या होगा? तो उसे बिजनेस के लिए क्या कहते हैं? कैपिटल, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा बी, कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 6, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। अभी मैंने आपको अगले क्वेश्चन में बताया था। ऑप्शन ए है कंपेरेबिलिटी, ऑप्शन बी है अंडरस्टैंडेबिलिटी, सी है रिलीवेंस और डी है रिलायबिलिटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग and summarizing all business transaction in order to know the financial result is called। जो प्रोसेस है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग की, तो उसे हम क्या कहते हैं? देखो अभी मैंने बताया था आपको IM, RC, SAP, ये तीनों किस चारों किस में आते हैं? बुक कीपिंग में। जब और हम इन सातों को हम इंक्लूड कर लेते हैं तो ये क्या कहलाती है? अकाउंटिंग, ठीक है। आई से आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, एम से मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, आर से रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, सी से क्लासीफाइंग, एस से समराइजिंग, ए से एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, सी से कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे क्या है? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। देखो समराइजिंग भी आ गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is not a business transaction। ठीक है, तो हमारे पहले स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बॉट फर्नीचर ऑफ ₹10,000 फॉर ए बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड जो है हम फर्नीचर परचेज करें तो ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन है ही। पेड फॉर सैलरी पेड फॉर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय ₹5,000। बिजनेस के लिए जो एम्प्लॉय कार्य करते थे उसमें उसको हमने सैलरी दिया 5,000, ये भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है? पेड सन्स फी, अपने बच्चे की फ़ी पे की है फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट फॉर ₹20,000। अपने पर्सनल अकाउंट से अपने बच्चे की फ़ीस जमा की है, तो ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं होगी, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी, डी भी देख लेते हैं। पेड सन्स फी फ्रॉम द बिजनेस ₹2,000, बिजनेस से जो है अपने सन की फ़ी सबमिट किया, तो ये बिजनेस से किया है ना, बिजनेस से हमारा कैश गया है या अमाउंट गई है, तो ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ये भी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? केवल रिकॉर्डिंग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए अकाउंटिंग, बी बुक कीपिंग, सी लेजर, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा बुक कीपिंग। क्वेश्चन नंबर 10, XYZ wants to buy a building for her new business today। XYZ अपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग बाई करना चाहता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेवेंट डेटा फॉर हर डिसीजन। तो उसकी डिसीजन के लिए कौन सा डाटा रिलेवेंट होगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया है सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2000 फॉर ₹10 लाख। ऑप्शन बी है द बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल ऑफ 2003।
सी है बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल ऑफ 1998। ऑप्शन नंबर डी है सिमिलर बिल्डिंग कॉस्ट इन अगस्त 2005 फॉर ₹25 लाख। देखो जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल ऑफ 2003, ये हमारे लिए इरिलेवेंट डाटा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल ऑफ 1990, ये भी हमारे इरिलेवेंट डेटा है। ऑप्शन डी है सिमिलर बिल्डिंग कॉस्ट इन अगस्त 2005 फॉर ₹25 लाख, या ये हो सकता है ये, या ये होता है। ये क्या कह रहा है, ऑप्शन ए सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड, सेम बिजनेस था जो वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या अपने बिजनेस के लिए उस सेम बिजनेस है, एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग, उसी बिजनेस के लिए जो रिक्वायर्ड बिल्डिंग थी उसकी कॉस्ट 2000 में क्या थी 10 लाख। तो हमारे लिए ये ज़्यादा रिलीवेंट डेटा है, इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पूछ रहा है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, या बी है अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग बुक कीपिंग का पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी है बोथ आर सेम, या दोनों एक ही बात है। डी है, ऑप्शन डी है बुक कीपिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अभी मैंने बताया था, फिर कोड से याद, IMRCSAT, जब चारों होती है सातों होते हैं तो क्या कहते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। ये क्या है बुक कीपिंग, ठीक है। तो ये क्या है बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड फैसिलिटेट्स कंट्रोल। अकाउंटिंग का कौन सा एडवांटेजेस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ये पूछ रहा है, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। बी फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस, सी है फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, डी है फैसिलिटेट्स लोन। इसका राइट आंसर होगा असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट अकाउंटिंग में बी मैनिपुलेटेड। कौन सा जो है इसमें अकाउंटिंग की लिमिटेशन यह बताती है कि अकाउंट्स मैनिपुलेटेड हो सकते हैं। अकाउंटिंग लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। ऑप्शन बी है अकाउंटिंग नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, सी है, ऑप्शन सी है अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, ऑप्शन डी है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। ये जो चारों हैं हमारी, ये अकाउंटिंग के क्या हैं लिमिटेशन है, लेकिन इसमें मैनिपुलेटेड वाला जो पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे, कौन सी लिमिटेशन ऐसी है जो ये बताता है कि अकाउंट्स मैनिपुलेटेड भी हो सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, ये विंडो ड्रेसिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब हमें हायर प्रॉफिट दिखाना होता है, हायर प्रॉफिट दिखाने के लिए कभी कभी क्या होता है अकाउंट्स को मैनिपुलेट भी कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है अकाउंटिंग लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है, विच terms purchase is used only for the purchase of, the terms purchase is used only for the purchase of dash and is never used for the purchase of dash। तो इसका fill in the blanks है। ऑप्शन ए है गुड्स एसेट्स, बी है एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, सी है एसेट्स और गुड्स, डी है इंटेंजिबल एसेट्स और गुड्स। देखिए जो परचेज टर्म्स होता है, ये कह रहा है कि परचेज टर्म किसके लिए यूज़ किया जाता है और किस चीज़ के लिए परचेज टर्म्स यूज़ नहीं किया जाता है। परचेज टर्म्स हमेशा किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, गुड्स के लिए, ऑलवेज गुड्स के लिए, और एसेट्स के लिए कभी भी परचेज टर्म्स यूज़ नहीं किया जाता है। देखिए जैसे हमारा सपोज एक मारुति शोरूम का बिजनेस है, तो हमारे लिए यहाँ पे गुड्स क्या होगा, जो भी सारे व्हीकल हैं, गाड़ियाँ आएंगी, तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होंगी, गुड्स। और जब हम यहाँ लैपटॉप, फर्नीचर ये सब परचेज करेंगे
तो ये कंपनी के लिए क्या है, एसेट्स। जब इसका मतलब है जब भी हम अपनी बिजनेस के लिए गुड्स खरीदेंगे तो उसे क्या कहेंगे, परचेज। और जब भी हम एसेट्स करेंगे तो ये परचेज में नहीं आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही सपोज कर लेते हैं हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है। स्टेशनरी के बिजनेस के लिए हमारे लिए गुड्स क्या होंगी, बुक्स या जो भी पेन। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, गुड्स। लेकिन जब हम यहाँ पे ही हम गाड़ी खरीदेंगे, व्हीकल करेंगे, तो यह इस बिज़नेस के लिए क्या होगा, एसेट्स। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस पे के लिए, बिजनेस के ऊपर कि उसके लिए क्या गुड्स है और क्या एसेट्स है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गुड्स एंड एसेट्स। परचेज टर्म हमेशा किसके लिए यूज होता है, गुड्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द which of the following user needs accounting information to ensure the safety and recovery of loan advances। कौन से यूजर इसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये इंश्योर करते हैं कि रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस की हो जाएगी या नहीं। ऑप्शन नंबर ए है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन नंबर बी है गवर्नमेंट, सी है एम्प्लॉयज़, डी है ओनर्स। तो लोन एंड एडवांसेस की रिकवरी के लिए कौन होगा राइट आंसर, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए जो यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, ये टू टाइप्स के होते हैं। हम इन टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंटरनल यूजर्स, एक होता है एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, इंटरनल यूजर्स में क्या क्या आ जाते हैं, इंटरनल यूजर्स में हमारे सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाइनेंशियल ऑफिसर्स, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, या बिजनेस यूनिट मैनेजर हो गए, प्लांट मैनेजर हो गए, या एक्सेट्रा। ये सब हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में क्या आते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स में क्या आते हैं, हमारे जो शेयर होल्डर हुए जिसने हमारी कंपनी में निवेश किया है। ठीक है, और हमारे क्रेडिटर हो गए, बैंक हो गए, डिवेंचर होल्डर हो गए, लैंडर हो गए, टैक्स अथॉरिटी हो गई, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, रेगुलेटर अथॉरिटीज़ हो गई, या सेबी, लेबर यूनियन। ये सब हमारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये पूछ रहा है, वो अभी मैंने आपको बताई थी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, वही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पूछ रहा है इनमें कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, मतलब अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव विशेषता कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है कंप्लीटनेस, बी है रिलायबिलिटी, सी है अंडरस्टैंडेबिलिटी, डी है रिलीवेंस। ये अभी मैंने ये तीनों भी बताए थे, रिलीवेंस भी बताया था, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी बताया था, रिलायबिलिटी भी बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीटनेस। ठीक है, ये हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है अकाउंटिंग का। राइट आंसर होगा 16th का ए। क्वेश्चन नंबर 17th, रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन। रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वेरीफेबिलिटी, जब उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, या डी बी न्यूट्रेबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है अंडरस्टैंडेबिलिटी, या डी कंपेरेबिलिटी। देखो अभी मैंने आपको बताया था रिलायबिलिटी का मतलब हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं, या ये फ्री फ्रॉम एरर होगा। ठीक है, फ्री ऑफ एरर होगा। ठीक है, इसमें कोई बाइस्ड नहीं होगा ये, तो हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट होगा, तो उसके क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी का मतलब होता है वेरीफाइबिलिटी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18th की ओर देखते हैं। द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग आर। जो प्राइमरी क्वालिटी होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए, जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल होती है। क्वेश्चन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है रिलीवेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम बाइस। रिलीवेंस होना चाहिए और फ्रीडम फ्रॉम
बायस होना चाहिए। बी है रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। ठीक, ऑप्शन सी है कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। कौन सा यूजफुल होगा इसमें डिसीजन मेकिंग के लिए? राइट आंसर होगा क्या? रिलेवेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम बायस, यानी उसे सही होना चाहिए और रिलेवेंस यानी टाइमली मिल जाना चाहिए, तभी वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अकाउंटिंग इज डैश। अकाउंटिंग क्या है? प्रॉफिट ऑफ बिजनेस है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, या ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है, या नन ऑफ दीज। राइट क्या होगा? अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 20। द पोजिशनल स्टेटमेंट रिफर्स टू। पोजिशनल स्टेटमेंट्स क्या रिफ़र करता है? लेजर रिफ़र करता है, या ट्रेडिंग अकाउंट रिफ़र करता है, बैलेंस शीट करता है, या प्रॉफिट एंड लॉस करता है? क्या कहता है? बैलेंस शीट। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21। मैच दी फॉलोइंग। ठीक है, ए है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बी कॉस्ट अकाउंटिंग, सी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। इसका क्या होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या देखता है हमारा? टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या देखता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इसका ए का क्या हो गया? थर्ड। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है। और बी कॉस्ट अकाउंटिंग, बी का क्या हो गया? फर्स्ट। बी का हो गया फर्स्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 21 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से अकाउंटिंग की लिमिटेशन कौन सी नहीं है? एविडेंस इन लीगल मैटर्स। क्वेश्चन ऑप्शन बी है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, या ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। देखो, एविडेंस इन लीगल मैटर ये राइट आंसर होगा। ये हमारी लिमिटेशन नहीं है, जबकि ये क्या है? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो तीनों हैं बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ये क्या है? हमारी लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। ठीक है, 22 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 23। द objective of financial accounting, the objective of financial accounting is to ascertain for a particular period। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एसेट्स ओनली, अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, और डेप्ट ओनली। इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है? टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 24। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद। ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब मेनली क्या होता है? ऑप्शन ए है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन एंड क्लासीफाइंग इट। फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना। बी है डिजाइनिंग फॉर सिस्टम रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग करना, क्लासीफाइंग करना और डिजाइन फॉर सिस्टम रिकॉर्डिंग, ये पूछ रहा है। ऑप्शन सी है इंटरप्रेटिंग डेटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, या डी ऑल ऑफ दीज। क्या है राइट आंसर? क्या होगा? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन। अभी मैंने बताया था ये समराइजिंग किस में आ जाएगा हमारा? अकाउंटिंग में। ठीक है, मेनली जो पर्पस होता है बुक कीपिंग का होता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन एंड क्लासीफाइंग इट। क्वेश्चन नंबर 25। कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स विद द रेस्पेक्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, फर्स्ट है
मतलब इसमें पूछ रहा है कि अकाउंटिंग के स्टेप कौन कौन से हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये हमारा है अकाउंटिंग स्टेप। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल, ठीक हो गया, ये भी हमारा है। पोजीशन पोजिशिंग पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन इनटू लेजर्स, ये भी है। पेइंग सैलरी टू अकाउंटेंट, ये जो कि हमारा अकाउंटिंग स्टेप्स नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन, हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन है। तो आपको मिलते हैं कल इसी टाइम पे 8 AM पे मॉर्निंग में। ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन, आप अगर इसका आंसर करें कमेंट में। आपके लिए क्वेश्चन है कि सिटी ऑफ कॉमर्स बताना है आपको, सिटी ऑफ कॉमर्स कहाँ है। ठीक है, इसका ऑप्शन हमें, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा अवश्य, और हमारे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, को मिलते हैं कल इसी टाइम पे।